जय हिंद साथियों, कैसे हैं? तो आज हम बताने जा रहे हैं टेस्ट 21। और टेस्ट 21 का चर्चा हमने क्लास में विस्तार से चर्चा किए थे और कुछ इसमें अब यूट्यूब पर डाल रहे हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिए और पहले सीट लगाइएगा और जितना नंबर आएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो क्या था, देखिए सेट 21 है और ये जो था काफी लोगों को कंफ्यूज किया है। आप भी मार के देखिए। देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, तृतीय बौद्ध सभा क्या है? तृतीय बौद्ध सभा, सभा है ना कि समाज, सभा कहाँ आयोजित किया जाता था? तृतीय जो था कहाँ हुआ था? तो 4 बौद्ध सभा हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो 4 बौद्ध सभा हुआ था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहला हुआ था राजगिरी में और दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ हुआ था आपका? जम्मू कश्मीर में हुआ था। ये पहला हुआ था, ये दूसरा बौद्ध सभा हुआ था और चौथा हुआ था कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। दूसरा देखिए, इनके शासनकाल में प्रथम बौद्ध सभा संपन्न होता था। यह सभा हुआ था किसके शासनकाल में? तो पहला जो था आजाद शत्रु के काल में हुआ था। किसके काल में? आजाद शत्रु के काल में। दूसरा कालाशोक के काल में और तीसरा अशोक के काल में और चौथा कनिष्क के काल में। तो ऑप्शन क्या पूछा है? क्वेश्चन प्रथम था ना, तो प्रथम आपका क्या? आजाद शत्रु के काल में हुआ था। ये दूसरा हुआ था कालाशोक के काल में, ये चौथा हुआ था कनिष्क के काल में और तीसरा किसी काल में हुआ था? तो अशोक के काल में। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? सी हो जाएगा, आजाद शत्रु के काल में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है? B3 से, तो B3 से प्लेगरा रोग होता है। क्या होता है? B3 से प्लेगरा रोग होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है और विटामिन C की कमी से क्या होता है? अस्कर्वी रोग। तो क्या है आपका आंसर? प्लेगरा रोग हो जाएगा, विटामिन D। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में प्रकाशित हुआ था? राष्ट्रीय जो गीत है, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। और वंदे मातरम किस में गाया गया था? तो आनंद मठ में प्रकाशन हुआ था। किसमें? आनंद मठ में हुआ था। और तत्वबोधिनी में क्या हुआ था? तो तत्वबोधिनी में राष्ट्रीय गान हुआ था। और क्या है? मुंडकोपनिषद क्या है? इसमें सत्यमेव जयते लिया गया था। क्या लिया गया था? सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। तिरंगा में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो केसरिया है, तिरंगा में 3 रंग है, लाल है, केसरिया है, सफेद है और हरा रंग है। तो केसरिया जो है, केसरिया रंग बलि, त्याग, बलिदान का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है केसरिया रंग। हरा रंग है खुशहाली का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। सफेद जो है पवित्रता का प्रतीक है। क्या है? पवित्रता और सच्चाई का प्रतीक सफेद हो जाता है। और उसी में एक क्या है? चक्र है और उसी चक्र में 24 तिलियां हैं और 24 तिलियां जो है पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रतीक है। क्या है? पृथ्वी के घूर्णन गति का। केसरिया का किसका था? त्याग का भी था, शौर्य का भी था और बलिदान का भी था। तो इसमें सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी आंसर होगा। शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब मान्यता मिला? तो 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना हुआ था। क्या स्थापना हुआ था? शक संवत क्या हुआ था? स्थापना हुआ था 78 ईस्वी में और 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत था। विक्रम संवत की स्थापना हुआ था। स्थापना होता है। और जो पहले मूल संविधान में विक्रम संवत ही राष्ट्रीय कैलेंडर था, लेकिन 22 मार्च
22 मार्च, हाँ 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 में क्या होता है? शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22 मार्च 1957 राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में। तो 22 मार्च 1957 यही पूछता है कि शक संवत का स्थापना कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में। इसमें 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की स्थापना हुआ था। गांधी अम्बेडकर समझौता कब होता है? तो गांधी अम्बेडकर समझौता कब होता है? तो 24 सितंबर 1932 को गांधी अम्बेडकर समझौता होता है। एक गांधी इरविन समझौता होता है। क्या? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। नोट करते जाइएगा, वीडियो रोक रोक कर आप लोग लिख लीजिएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता है और 24 सितंबर 1932 को गांधी अम्बेडकर समझौता होता है। और 23 मार्च 1931 को 3 राजनेता थे, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, तीनों को फांसी दिया गया था। तो 23 मार्च 1931 को। तो क्या आंसर हो जाएगा? 24 सितंबर 1932 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 23 अक्टूबर 1940 को पंडित महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित होता है। और जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ऐसे पूछा है कि आप पहला सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे, और आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ब्रह्मदत्त जो थे तीसरे सत्याग्रही थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और महात्मा गांधी जो थे व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्थापना किए थे, चलाए थे वही। जीरो आवर से किसे जाना जाता है? तो जीरो आवर से जब भारत छोड़ो आंदोलन चलता है 8 अगस्त 1942 को 12 बजे रात्रि में हुआ था, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को जीरो आवर के नाम से जानते हैं। जैसे 12 बजता है रात्रि को तो क्या हो जाता है? 00 हो जाता है। और 8 अगस्त 1942 को हुआ था और सुबह 9 अगस्त 1942 को काफी लोग नेता को जेल में बंद कर दिया गया था। और जेल से भी पूछता है कि महात्मा गांधी को अंगाखा में बंद किया गया था, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में, जयप्रकाश नारायण को किसमें क्या किया गया था? तो अहमदनगर में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया और बांकीपुर देखिए जयप्रकाश नारायण के इसमें ऑप्शन में है, बताएंगे। जीरो आवर से किसे जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन तो महात्मा गांधी दांडी मार्च यात्रा चलाते हैं और कहां से? साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ। और 24 दिनों की यात्रा होती है। और कितना किलोमीटर? तो 388 किलोमीटर। किसी किसी की बुक में आपको 385 भी मिलेगा। 388 किलोमीटर की यात्रा रहती है, 24 दिन में पूरा करते हैं और दांडी पहुंचकर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। नमक कानून को क्या करते हैं? तोड़ते हैं और उसी नमक कानून को क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को होता है। असहयोग आंदोलन जो होता है 1 अगस्त 1920 को, और उसी दिन बाल गंगाधर की क्या होती है? मृत्यु होती है। और असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के समय वापस ले लिया जाता है। चौरी चौरा घटना जब होता है तो 12 फरवरी को 1922 को क्या कर लिया जाता है? वापस ले लिया जाता है असहयोग आंदोलन को। तो क्या आपका आंसर होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में बंद किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। किसमें किया गया था? हजारीबाग जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और पंडित जवाहरलाल को अहमदनगर जेल में और जेपी कृपलानी को भी अहमदनगर जेल में बंद किया गया था। तो क्या है आपका? अंगाखा में किसको? महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को। और बांकीपुर में राजेंद्र प्रसाद। तो क्या हो गया? जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल में बंद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व कौन सा
संगठन का स्थापना हुआ था जो सर्वाधिक शक्तिशाली था। तो पहले तो था इंडियन नेवी, इसके पहले ही हुआ था 1875 में, और भारतीय राष्ट्रीय संघ भी हुआ था 1884 में, और उसी का पूर्व नाम है। इसके बाद ही भारतीय स्टेट कांग्रेस बन गया, और इंडियन एसोसिएशन 1876 में, ये सब पूर्व ही हुआ था। लेकिन पूछा कि सर्वाधिक शक्तिशाली जो था इंडियन एसोसिएशन था, और कौन लगाया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा क्या किया गया था? चलाया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन जो था सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था था। नगर पालिका की प्रावधारणा किस भाग में है? नगर पालिका है, तो देखिए एक होता है नगर पालिका, एक होता है पंचायती राज। तो पंचायती राज की चर्चा आपको भाग 9 में मिलता है, और 9 के क में क्या है? नगर पालिका का प्रावधान है। और सहकारी समिति भाग 9 के ख में सहकारी समिति किसमें है? भाग 9 के ख में। और भाग 9 में था पंचायती राज, पंचायती राज। और भाग 9 के क में क्या है आपका? नगर पालिका का चर्चा है। और अब भाग 8 में है संघ क्षेत्र, संघ केंद्र शासित प्रदेश की संक्षेप में राजभाषा की चर्चा किया गया है। राजभाषा की चर्चा है, क्या है? राजभाषा की चर्चा किस संसद में किया गया है? तो 343 से लेकर 351 में, और 36 से 51 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व है। और 239 से 242 क्या है? भाग 8 है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा मिलती है। संघ केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा इसमें मिलती है 239 से 242 में। क्या आंसर लगा? 343 से लेकर 351 राजभाषा की चर्चा है। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? क्या है दोस्तों? पराक्रम दिवस जो है कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इस दिन सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस है। इन्हीं के अधिकार में क्या मनाया जाता है? और एक करेंट में चल रहा है, फिलहाल से अवश्य मनाने जा रहा है 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उस दिन को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसको भी नोट कर लीजिए, विश्व हिंदी दिवस है, 9 जनवरी पर्यावरण दिवस है। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? वायुमंडल में प्रमुख घटक गैस क्या? तो सबसे ज्यादा जो है वायुमंडल में पूछे तो आपका नाइट्रोजन हो जाता है, और ब्रह्मांड में पूछे तो हाइड्रोजन हो जाता है, और हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन है। पूछा है क्या? वायुमंडल। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सबसे अधिक है, कितना? 78%। और दूसरे स्थान पर आपका ऑक्सीजन आ जाता है। क्या है? ऑक्सीजन लगभग 20% है। और उसके बाद आर्गन है, क्या है? आर्गन। और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना हो जाता है? CO2। CO2 चौथे स्थान पर है, किसमें? वायुमंडल में। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन है? तो हाइड्रोजन है। उसके बाद आपका हीलियम हो जाता है। तो क्या आंसर होगा? इसमें नाइट्रोजन नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका? नन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बलात् श्रम निषेध। बलात् श्रम निषेध जो है किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो बलात् श्रम निषेध अनुच्छेद 23 में है। किसमें है? अनुच्छेद 23 में है, जो मौलिक अधिकार में आता है। अनुच्छेद 23 में है। और अनुच्छेद 24 काफी कंफ्यूज करता है, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में नहीं लगाना है। क्या है? नहीं लगाना है। अगर कोई लगाता है तो क्या होगा? कानूनी कार्रवाई उस पर किया जाएगा। किसमें? तो 24 में कहा गया है। और 23 में क्या है? बलात् श्रम निषेध है, बंधुआ मजबूरी है, सब किसमें है? 23 में आ जाता है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का
अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता है जिसमें क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक को सिख धर्म की पालन करने की इसी में चर्चा किया गया है। धर्म को प्रचार कर सकते हैं, कोई धर्म को अपना सकते हैं, सब किस में है? तो अनुच्छेद 25 में है, ऐसा चर्चा किया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23। राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र हैं? बहुत लोग इसमें कंफ्यूज किए हैं और बहुत लोग गलती मारे हैं। इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र हैं, तो कितने चक्र होते हैं? हमारा जो तिरंगा झंडा है उसमें कितने चक्र हैं? तो चक्र की संख्या पूछे तो 1, और उसमें पूछे कि चक्र में तिलियां कितने हैं, तो तिलियां कितने होते हैं? 24। तिलियां या आरो, तिलियां या आरो, आरो की संख्या कितनी होती है? तो 24 तिलियां होती है जो पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रतीक है। लेकिन इसमें पूछा क्या? राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र हैं? तो चक्र की संख्या 1 ही होती है। कितनी होती है? 1 होती है। मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? यही पूछता है कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो दोनों में अंतर हो जाता है। पूछता है कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो संपूर्ण पूछा है तो इंदिरा पॉइंट होगा। अगर पूछा है मुख्य भारत तो क्या हो जाएगा आपका? केप केमोरिन। केप केमोरिन कन्याकुमारी में है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। क्या? केप केमोरिन जो मुख्य भूमिका है। और संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा के कॉल क्या है? उत्तरतम बिंदु है। और गौरी माता पश्चिमतम बिंदु है। और पूर्वी बिंदु की पुथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केप केमोरिन मुख्य भारत का पूछा है। नेक्स्ट में क्या है? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उस समय अध्यक्ष कौन थे? लखनऊ अध्यक्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। कौन थे? मजूमदार थे। अंबिकाचरण मजूमदार थे। और रासबिहारी क्या है? रासबिहारी घोष 1907 के सूरत अधिवेशन में है। सूरत अधिवेशन 1907 के सूरत अधिवेशन में है। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। कब का? 1886 में बनते हैं और 1893 में और 1906 में। ये दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। और पंडित जवाहरलाल भी 3 बार। 1929 नोट कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू अधिवेशन के 3 बार अध्यक्षता करते हैं। पहला 1929 में, दूसरा 1936 में और तीसरा 1937 में। और महात्मा गांधी केवल 1 बार करते हैं, और वो कब करते हैं? तो 1924 में। कब करते हैं? बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में करते हैं 1924 में महात्मा गांधी। तो क्या आपका हो जाएगा आंसर? अंबिकाचरण मजूमदार। बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंगाल टाइगर के नाम से सौरभ गांगुली को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? सौरभ गांगुली को जाना जाता है। सौरभ गांगुली को जाना जाता है। हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है? फतुहाते फिरोजशाही के लेखक। फतुहाते फिरोजशाही के लेखक कौन थे? तो फतुहाते फिरोजशाही के लेखक कौन हो जाते हैं? तो फतुहाते फिरोजशाही जो है एक आत्मकथा है जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जियाउद्दीन बर्नी में बहुत लोग कंफ्यूज किए हैं। इसमें तारीख है फिरोजशाही है। क्या है? तारीख ए फिरोजशाही लिखे थे। फिरोज शाही। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फतुहाते फिरोजशाही। तो कौन हो जाएंगे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और अमीर खुसरो के द्वारा क्या लिखा गया है? तो तुगलक नामा। तुगलक नामा लिखा गया है खुसरो। ये कौन लिखे थे? अमीर खुसरो। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था?
तो पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में इसकी स्थापना होता है। शुरुआत होता है 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्रधानता होती है। और दूसरा में है भारी उद्योग। अब भारी उद्योग में 3 आता है। क्या आता है? 3। एक आता है भिलाई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कब है? द्वितीय में है भिलाई है। और एक होता है राउरकेला, राउरकेला। और एक क्या हो जाता है? दुर्गापुर। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। भिलाई जो है रूस के सहयोग से बनाया जाता है, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। और इसमें क्या पूछा है? भिलाई जो है, तो भिलाई किसमें था? द्वितीय में था। द्वितीय नहीं है तो क्या मानेंगे? नन। और तृतीय में अब लिख लीजिए, तृतीय में क्या बनाया था? बोकारो था, बोकारो जो झारखंड में है, बोकारो स्टील प्लांट। अब बोकारो कहाँ है? झारखंड में। अरे तृतीय पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, शुरू किया गया था बोकारो। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, अगर पूछे कि भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर क्या होता है? अहमदाबाद। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। क्या हो जाएगा? उत्तर भारत का कानपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और दक्षिण भारत का पूछे तो कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। तो उत्तर भारत का पूछा है तो क्या हो जाएगा? कानपुर। और भारतीय मुद्रा निगम किस प्रणाली पर आधारित है? किस प्रणाली पर है? तो मुद्रा प्रचालन प्रणाली पर आधारित है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो देखिए इसमें जो होते हैं, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए सुरक्षा जो परिषद है जिसमें 10-15 होता है। सुरक्षा परिषद में 10 होता है अस्थायी, 10 होता है अस्थायी और 5 होता है अस्थायी। कौन होता है? अस्थायी। और इसमें क्या है? और 10 का जो कार्यकाल है 2 वर्ष का होता है कार्यकाल। और इसमें क्या है? 2 वर्ष नहीं दिया होता। क्या आपका आंसर हो जाएगा? नन हो जाएगा। अब 5 अस्थायी 10 कौन है तो उसको लिख लीजिए। रूस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, और क्या है? भारत। क्या है? भारत। गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? पूर्ण राज्य पूछा है। तो गोवा जो था पुर्तगालियों के अधीन था और गोवा को 1961 में गोवा को क्या किया गया था? मुक्त किया गया था। किससे? पुर्तगालियों से। अगर यही पूछता है कि गोवा को कब मुक्त किया गया था तो 1961 मानेंगे। लेकिन पूछा है कि 61 में जब मुक्त किया गया तब 1962 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। कब? 1962 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। कब? 1962 में। 12वां संविधान संशोधन 1962 में। और 61 में क्या था? तो 61 में पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था। पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था।
और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 56वां संविधान संशोधन 1987 को क्या मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था किसको? गोवा को। क्या है? जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में आपका 22 जिला हो जाता है। और वहीं पे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 2019 में घोषित किया गया है और 2019 में ही लद्दाख को भी किया गया है। और उसमें 2 जिला है, लद्दाख का याद रखिएगा 2 जिला है। और सबसे बड़ा जो है लेह जो जिला है उसी को माना गया है सबसे बड़ा जिला। और 22 जिला जो है किसमें है? जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में कितने हैं? 2 जिला है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? क्या है? नहीं करती है। तो करती है कितने देशों के साथ? तो 3 देशों के साथ करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ लद्दाख 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। इसमें पूछा है नहीं करती है तो आपका भूटान के साथ भी नहीं करती है, नेपाल के साथ भी नहीं और म्यांमार के साथ भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, किसी के साथ सीमा साझा नहीं करती है। नोबेल पुरस्कार प्राप्ति करने वाले प्रथम भारतीय हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? सीमा साझा नहीं करती है तो तीनों ना हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन आपका सुधारना पड़ेगा। क्या है? इनमें सभी होगा, इनमें सभी। और नहीं तो यहाँ नहीं को हटा दीजिए और आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नोबेल पुरस्कार प्राप्ति करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जो मिलता है 1901 में शुरू हुआ था, 6 क्षेत्रों में मिलता है। और उसी में 1913 में किनको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर का, जो भारतीय प्राप्त करने वाला प्रथम थे। सफेद सोना के नाम से किन्हें जानता है? काफी लोग इसमें सही भी किए हैं। सफेद सोना जो है कपास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कपास को। पारा जो है एक क्या है? द्रव धातु है। पूछेगा कि मात्र एक धातु जो द्रव रूप में है तो कौन है? पारा। और एक मात्र अधातु जो द्रव रूप में है तो ब्रोमीन। अधातु पूछे तो ब्रोमीन, धातु पूछे तो आपका पारा हो जाएगा। क्या है? किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? किसको? तो कांडला जो है मुक्त व्यापार घोषित है। मुंबई क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। और कोचीन कहाँ का है? केरल का है। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो आपका क्या हो जाएगा? कांडला। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। कालिदास को भारत का शेक्सपियर क्या कहा जाता है? शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम किस पत्रिका में किया गया था? पत्रिका पूछा है। क्या है? पत्रिका है। तो पत्रिका किसमें किया गया था? तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया था। और उसका शीर्षक क्या था? तो भारत भाग्य विधाता था, राष्ट्रीय गान का। और राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में। और उस समय अध्यक्ष जो थे बिशन नारायण दास थे। कौन थे अध्यक्ष? बिशन नारायण दास। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचना किया गया था। और गाए थे कौन? सरला देवी चौधरानी। देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत फंसाता है। पूछेगा कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और राष्ट्रीय गान को मान्यता कब मिला कि राष्ट्रीय गान है? तो 24 जनवरी 1950 को मान्यता मिला था। अगर यही पूछे कि राष्ट्रीय गान की रचना कौन किए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन पूछे कि राष्ट्रीय गान गाए कौन थे? तो सरला देवी चौधरानी। कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? नन हो जाएगा। तत्वबोधिनी पत्रिका में राष्ट्रीय गान गाया गया था। तत्वबोधिनी पत्रिका में। नेक्स्ट क्या है? ज्वार निम्न में से किस कुल का पौधा है? तो ज्वार है, बाजरा है,
धान है, गेहूं है, ये सब ग्रेमनी कुल का पौधा है। नोट कीजिएगा क्या है, ग्रेमनी कुल के पौधा कौन कौन होता है, ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूं, बांस, ये सब किस कुल का है, ग्रेमनी कुल का पौधा है। ज्वार हो गया, बाजरा, गेहूं, चावल, बांस, ये सब किसका है, ग्रेमनी कुल का है। और क्या है, सोलेनेसी कुल के कौन है, तो प्याज, बैगन, आलू, टमाटर, ये सब किस कुल का है, बैगन कुल का। लेगुमिनेसी कुल सभी प्रकार का दलहन, दाल का पता क्या है, लेगुमिनेसी कुल का। और कुर्सी फेरी है, सरसों, मूली, फूलगोभी, ये सब किस कुल का है, कुर्सी फेरी कुल का पौधा था। दूध का उदाहरण है, क्या है, दूध का उदाहरण जो है पायस है। क्या है, एक प्रकार का पायस है। एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनाया जाता है, क्या है, एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है, तो एक्वा रेजिया क्या है भैया, HCl और HNO3। अब किस अनुपात में, तो 3:1 में क्या मिलाया जाता है, 3:1 में मिलाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। 3 जो है Cl है और 1 जो है क्या है, HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है। और उसमें सोना घुल जाता है, अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है करोजिया को। सोना को क्या कर देता है, घुला देता है। दूध की आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, क्या है, दूध को आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, तो दूध जो है, दूध का आपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। क्या हो जाएगा, लैक्टोमीटर। और हाइग्रोमीटर क्या है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आर्द्रता। क्या है, आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। और आपेक्षिक घनत्व, किसी भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व, दूध नहीं रहता तो आपको हाइड्रोमीटर होता, आपेक्षिक घनत्व क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन, तो आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो बिहार से जो झारखंड हुआ था 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था। और ये पूछे कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, तो 1912 ईस्वी में। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो 1936 ईस्वी में। इसको नोट कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। बिहार से बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, बिहार अलग कब हुआ था, तो 1912 22 मार्च, इसीलिए बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। और क्या है, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा, उड़ीसा कब अलग हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। कब हुआ था, 1936 को हुआ था। और एक है 2000 में, देखिए 3 डेट आता है। एक आता है 1 नवंबर और 9 नवंबर और एक है 15 नवंबर। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हुआ था। और 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य बना था।
और ये उत्तराखंड यूपी से बना था टूटकर। अब 15 नवंबर को झारखंड, और झारखंड किससे बना? तो बिहार से टूटकर बना। ये जो था काफी महत्वपूर्ण था जो टूटकर बना है। और एक करेंट हाल ही फिलहाल में तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से टूटकर बना है और 2 जून 2014 को बना है। कब बना है? 2 जून 2014 को। आगे देखिए 40वां क्वेश्चन, 41वां है। जिसका हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे कहते हैं क्या? अधो हस्ताक्षर करता कहते हैं। हिंदी का मतलब है। 42वां है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वालों को क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन सर बताएंगे। जिसका कोई शत्रु ना पैदा हो उसे क्या कहते हैं? आजाद शत्रु के नाम से कहते हैं। और आगे जो क्वेश्चन है करेंट है और इंग्लिश है और मैथ और रीजनिंग है जो सर आप लोग के बीच चर्चा करते हैं। जय हिंद दोस्तों। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, आइए उसका हल कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है। 45 हो गया सर? 44 आपका क्वेश्चन है। वन हु कैन यूज आइदर ऑफ द हैंड्स। आपका इसमें से पूछता है कि इसका कौन ऑप्शन होगा, इसके बारे में पूछता है, तो आप इसको बना सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी एमबीडीसी। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन ऑफ कार्तिका एंड उर्मिला। द इस तरह से डॉट डॉट दिया है। मोर ऑप्शन होना चाहिए बजाय सिंगल, यानी कि आपसे पूछता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेटर। ये तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा आपको लेटर। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन बोलता है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका मैथ का सवाल है, इसको हल कर लेते हैं। लेकिन बोलता है कि एक बैग में 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5 रुपया है और सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को रेशियो में पढ़ना है, इसको आराम से बारीकी से पढ़िएगा। देख सकते हैं 1 रुपया बोला है, 2 रुपया बोला है, फिर बोलता है कि 5 रुपया है, बोलता है कि सिक्कों का अनुपात दिया। तो सिक्कों का अनुपात बोला है तो आप समझ सकते हैं कि सिक्कों की संख्या दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? सिक्कों की संख्या दिया। 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या अनुपात में कितना है? 8 है। 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या अनुपात में कितना है? 5 है। और बोलता है कि 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या का अनुपात में कितना है? 3। अब आपसे पूछता है कि यदि बैग में 132 रुपया है तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है? अगर आपके थैला में 132 रुपया है, टोटल कितना रुपया है? 132 रुपया है। बोलता है कि 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या 8 है, 2 रुपया वाले सिक्कों की संख्या 5 है, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3 है। और तब आपसे पूछता है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताए। तो आप बारीकी से समझ सकते हैं, अगर 1 रुपया वाला 8 को सिक्का होगा तो सिक्कों का मूल्य कितना हो? सिक्कों का, इस क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा। सिक्कों की अगर संख्या पूछता तो रुपया दिए हुए रहता है, इसको सिक्का में कन्वर्ट करते थे। इसका बनाने का 1-2 तरीका है, मगर इसको सिंपल में रेशियो में कन्वर्ट करके बनाते। 1 रुपया वाला अगर 8 को सिक्का होगा तो 1 रुपया वाला 8 को सिक्का, तो सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? 8 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया वाला अगर 8 को सिक्का आपके पास है तो 8 रुपया होगा। अब इसको बारीकी से देखते हैं, देख सकते हैं कि अनुपात में सिक्कों की संख्या 5 है और 2 रुपया वाला सिक्का अनुपात में 5 है। इसका मतलब है कि इसका गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा? इसका 10 रुपया मूल्य। अगर 2 रुपया वाला 5 को सिक्का है, इसका मतलब कितना रुपया है? 5 दूनी 10 रुपया है। अब देखिए तो 5 रुपया वाला सिक्का 3 गो है, तो 5 रुपया वाला संख्या अनुपात में 3 है, यानी 15। अगर देखा जाए तो सिक्कों का मूल्य है 8 रुपया वाला, 8 रुपया है, 10 रुपया है, 15 रुपया है। टोटल अगर देखा जाए तो 10, 15, 18 कितना हो जाएगा? 8 कितना हो जाएगा? टोटल 33 हो जाएगा। और बोलता है कि अनुपात में सिक्कों का मूल्य जो है, सिक्कों का मूल्य 33 है, मगर है कितना? 132 रुपये। तो अगर 1 का मान निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 4। और हम पढ़े रेशियो में, आपको चैप्टर में पढ़ना है कि अनुपात में 1 का जो वैल्यू आता है बारी बारी से सारे अगर आपसे पूछता है कि सिक्कों का मूल्य अगर निकालना होता तो आपसे 5 रुपये वाला में पूछा है तो सिक्कों की संख्या निकलता अनुपात में कितना है? 3 है। तो अनुपात में 1 का जो वैल्यू होता है बारी बारी से 1 में गुना करके अनुपात में 3 का मान, 1 का मान है 4, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा।
अगर आपसे पूछता है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो इसको 4 से गुना कर देते। अगर इसका पूछता तो इसमें गुना कर देते, क्योंकि अनुपात 1 का जो वैल्यू आता है उसी संख्या को हम अनुपात में सारे संख्याओं से बारी बारी से गुना कर देते। आपको दिए गए सेक्शन में इसको देख सकते हैं रेलवे में, और आपको एसएससी जीडी को जो एग्जाम दी उसमें भी काफी क्वेश्चन इस तरह से पूछा है। बोलता है कि हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन शीट अवार्ड को 2022 में जीता था? हैदराबाद, ओटावा, श्रीनगर, गुजरात। तो आपको किसका हो जाएगा? आपको हैदराबाद हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन है, और करंट हमारा उतना बढ़िया तो है, आप जान ही रहे हैं। देखिए तो देश की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन सी है? देश की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? तो आपको देख सकते हैं कि धौलावीर है, रंपा है, कंचनजंगा है, नाथुल्ला दर्रा है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि स्कूल है, विद्यार्थी है, अस्पताल है। तो इसमें हो जाएगा आपको स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो अस्पताल में कौन पढ़ेगा? आपको अस्पताल में कौन आएगा? तो देखिए तो स्कूल में जब विद्यार्थी पढ़ सकता है तो अस्पताल में तो डॉक्टर पढ़ने जाएगा नहीं, ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। स्कूल में विद्यार्थी का काम है पढ़ना, विद्यार्थी का स्कूल में क्या काम है? पढ़ना। तो अस्पताल में डॉक्टर का काम है इलाज करना, नर्स का काम है देख रेख करना, और आपका मरीज, तो अस्पताल में कौन जाता है? मरीज जाता है, बीमारी नहीं जाता, मरीज के साथ साथ बीमारी जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन बारीकी से देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन सिंपल में पूछता भी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बी ए से 20% अधिक है, मतलब सिंपल में पड़ेगा, ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना है, पढ़ना। देखिए बारीकी से जिस तरह से बोले उसी तरह से बोलता है कि बी जो है ए से, बोलता है कि बी जो है बी ए से 20% अधिक है। तो ए जो है 20 से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है कौन? बी। तो अगर ए अगर 100 होगा तो बी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। आपसे बोला है कि बी जो है ए से 20% अधिक है, तो अगर अनुपात में रेशियो में पढ़े हैं कि रेशियो में वैल्यू होता है, अगर परसेंटेज पर परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 होता है। अगर ए में अगर 100 होगा तो बी कितना हो जाएगा? 20% अधिक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अगला क्या बात बोला है? सी जो है बी से 25% अधिक है। सी जो है कौन अधिक है? सी जो है बी से 25% अधिक है। इसका मतलब कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, अगर बी का मान परसेंटेज में अगर 100 होगा तो सी कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और हमने आपको क्वेश्चन में रेशियो में पढ़ाए थे कि अगर रेशियो में कहीं भी कोई वैल्यू दिया हुआ तो अनुपात का मतलब छोटा वैल्यू होता है, तो आप छोटा कर सकते हैं। अगर यहाँ छोटा नहीं कीजिएगा तो आपको आगे छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए